दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आप सबको बिलेटेड होली की बधाई हो, शुभकामनाएं सबको। आशा करते हैं आपने सब ने जो होली का पर्व बहुत अच्छी तरह मनाया होगा और आपके सब परिवार को आने वाले समय में सब खुशियाँ प्राप्त हों, ये हमारी आशा है। और हम आपके साथ इस होली के पर्व की एक बार फिर सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बहुत ही खौफनाक किरदार जिसका नाम था सुरेश मनचेकर। 2 एपिसोड हमने पहले उसके ऊपर बनाए थे। एक शुरुआती दिनों में इस चैनल की उसका नंबर था 183। उसमें हमने उसके एनकाउंटर की कहानी सुनाई थी और फिर दूसरा एपिसोड बनाया था 783, जिसमें हमने उसके और गुरु साटम के रिश्तों की बात की थी। गुरु साटम मनचेकर का गुरु था और मनचेकर ने दोनों एपिसोड आप दोबारा सुनो एक बार, आपको काफ़ी बैकग्राउंड मालूम पड़ जाएगी। लेकिन आज का एपिसोड बहुत अहम है क्योंकि अपने गुरु को, जिसका नाम था गुरु साटम, उसको थप्पड़ मारने के बाद मनचेकर परेल का इलाका छोड़ देता है और दूर मुंबई के बाहर चला जाता है और वहीं से ऑपरेट करता है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कि मनचेकर को पकड़ने की जो कवायद मार्च 2002 में शुरू हुई थी, कैसे वो 1.5 साल तक चली और अगस्त 2003 में उसका फाइनली एनकाउंटर होता है कोल्हापुर के पास। और एनकाउंटर करने वाले थे इंस्पेक्टर रविंद्रा अंगरे। तो दोस्तों, ये कहानी मनचेकर की बहुत इंटरेस्टेड है। आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि इसको मनचेकर क्यों कहा जाता है। देवगढ़ एक कोंकण में एक तालुका है जहाँ के आम बहुत मशहूर हैं, जिनको अल्फोंसो हाफिज आम कहा जाता है। और देवगढ़ के पास 6 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव है मनचे। ये मनचे गांव का रहने वाला था, इसलिए इसको मनचेकर कहते हैं। ये महाराष्ट्र में एक पुरानी रिवायत है। गांव के नाम के साथ आपका सरनेम बन जाता है, पुणेकर, मुंबईकर, मनचेकर, कोल्हापुरी इस तरीके से। ये सुरेश मनचेकर उस छोटे से गांव से, जो बहुत खूबसूरत गांव है, आपको 4-5 तस्वीरें उस गांव की दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप ये इंट्रोडक्शन हमारी सुन रहे हो आज के एपिसोड की, उसके गांव का स्कूल, उसके गांव में एक वाटरफॉल भी है और उसके गांव का नाम लिखा हुआ है वो वाटरफॉल के बाहर, जहां पार्किंग की बोर्ड लगा हुआ है। साथ में वहाँ का हिस्टोरिक मंदिर भी है और साथ में ही वो देवगढ़ में हमारे सहयोगी संदेश, जो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक हमें रिकॉर्डिंग भेजी है मुंबई से कि मार्च 2002 से अगस्त 2003 तक 1.5 साल कैसे इंस्पेक्टर अंगरे ने इसको तलाशना शुरू किया और कैसे इसको पकड़ा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये मनचे गांव की हैं और उसके साथ हमारे सहयोगी संदेश की एक तस्वीर है और 2 तस्वीरें जो है वो सुरेश मनचेकर की। अब आगे चलते हैं, आपको वो कहानी सुनाते हैं जिस कहानी से सुरेश मनचेकर इतना बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, ये साल 2000 में जो शुरू होते हैं छोटा राजन पे बैंकॉक में हमला होने के बाद, जो छोटा राजन का गैंग थोड़ा धीमा पड़ता है तो बहुत सारे दूसरे गैंग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक था मनचेकर गैंग। बहुत से लोगों से फिरौतियाँ मांगना, बिल्डरों से, डॉक्टर से, उसके पहले काफ़ी मर्डर और ऐसी हिंसक
वारदातों को अंजाम दे चुका था सुरेश मंचेकर। और एक बड़ी सख्त पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मुंबई पुलिस की चल रही थी कि ऐसे शातिर अपराधी जो पुलिस के हाथ से बाहर हैं उनको हर हाल में पकड़ा जाए, अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो उनको रास्ते से हटा दिया जाए। इस किस्म के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पुलिस को दिए गए थे प्रशासन की तरफ से। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बहुत ज़्यादा अलर्ट थे और बहुत मेहनत से ढूंढ रहे थे एक करके आरोपी को। आपको याद होगा हमने एक एपिसोड बनाया था कैसे एक साल में 30 35 40 एनकाउंटर हुए, एक महीने में 10 एनकाउंटर हुए। वो एपिसोड भी हमने आपको बताया था। और एक महीना तो वो था जिस एक महीने में 30 एनकाउंटर हुए, ऑन एवरेज एक एनकाउंटर एक दिन में। तो वो दौर था जब पुलिस बहुत अग्रेसिव रोल अदा कर रही थी और अंडरवर्ल्ड के ये शातिर सरगना ये भी पुलिस से एक कदम आगे थे। उनमें से एक था ये सुरेश मंचेकर। ये आदमी अपना ठिकाना बदलता रहता था, भेष बदलता रहता था, नाम बदलता रहता था, आइडेंटिटी बदलता रहता था, लेकिन इसकी एक खूबी थी कि ये अपने गैंग में लड़कियों का इस्तेमाल बहुत करता था, यहाँ तक कि कई बार अपनी माँ का भी इस्तेमाल कर लेता था फिरौती मांगने के लिए, पैसा ले आने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियाँ इसके गैंग में शामिल थी, उनसे बहुत बड़े बड़े काम ये करवाता था। जो किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उसी किस्म का किस्सा है कि कैसे डॉक्टर शेट्टी के मर्डर के बाद और दूसरे एक बिल्डर के मर्डर के बाद इस आदमी के हौसले बुलंद होते। और ये परेल एरिया जहाँ का खुद रहने वाला था एक ज़माने में, गुरु साल्टम भी परेल एरिया का रहने वाला था, उस इलाके के सब बिल्डरों का इसको पता था, इसके खबरी थे, इसके सोर्सेस थे, सब जानकारी थी। तो उस बिल्डर से फिरौती मांगने के चक्कर में इसके पीछे पुलिस लगती है और कैसे 1.5 साल की मशक्क़त के बाद आखिर इसको ट्रेस किया जाता है। ये पूरी कहानी कैसे घटी ये हमारे सहयोगी संदेश से आप सुनिए। बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और बड़े तरतीब से उन्होंने जिसको बयान किया है। आप एक बार उसको सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। साल 2002 में परेल के अंदर महेंद्र खानविलकर नाम के एक बिल्डर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उस बिल्डिंग का नाम था दत्तकृपा हाउसिंग सोसाइटी। उसी वक्त बिल्डर महेंद्र खानविलकर को सुरेश मंचेकर गैंग की तरफ से धमकी आती है कि तुम जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें महाराज ने एक फ्लैट और 15 लाख रुपए कैश एक्सटॉर्शन के तौर पर तुमसे मांगा है। लेकिन महेंद्र खानविलकर ने सुरेश मंचेकर गैंग की तरफ से आए हुए इस धमकी का कोई खास रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया। तो सुरेश मंचेकर गैंग को ये लगा कि हमारा ये टारगेट हमसे डर नहीं रहा है। इसी बात के चलते 22 मार्च 2002 को दोपहर के वक्त महेंद्र खानविलकर पे सुरेश मंचेकर गैंग की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन उसमें महेंद्र खानविलकर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके जो एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था दीपक सावंत, वो जख्मी हो गए और ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब महेंद्र खानविलकर ने पुलिस वालों को बताया कि कुछ दिन पहले उनको एक्सटॉर्शन के लिए एक धमकी का कॉल आया था जिसमें महाराज नाम के किसी व्यक्ति के नाम से एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था और उनसे एक फ्लैट और 15 लाख रुपए कैश की मांग की गई थी। अब पुलिस ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लेकिन ठीक 1 महीने बाद अप्रैल 2002 में दादर के एक होटल मालिक को मंचेकर गैंग से पैसों के लिए दोबारा धमकी वाला फ़ोन किया गया और उस होटल मालिक ने तुरंत पुलिस में इस बात की कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने उस होटल मालिक से कहा कि तुम्हें जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसे ऐसा दिखाओ कि तुम डर चुके हो और पैसा देने के लिए रेडी हो।
उसके बाद उस आदमी ने पैसा देने के लिए हामी भरी और उसको सामने से फ़ोन आया कि हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पे और पर्टिकुलर टाइमिंग पे तुम्हारे होटल में आके पैसा कलेक्ट कर लेंगे। अब जिस वक्त सुरेश मंचेकर गैंग का आदमी वो पैसा कलेक्ट करने के लिए उस होटल पे आने वाला था, ठीक उसी वक्त क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रविंद्र आंग्रे ने 15 लोगों का स्टाफ अपने साथ लेके उस होटल के आसपास ट्रैप लगा लिया। पुलिस के पास ये जानकारी भी थी कि जो आदमी पैसा कलेक्ट करने होटल पे आएगा वो एक वाइट कलर की प्रीमियर फिएट गाड़ी में आएगा और उस गाड़ी का नंबर था NE118। ठीक उसी वक्त वहाँ पे वो गाड़ी पुलिस को दिखाई दी, लेकिन उस गाड़ी से कोई भी आदमी नहीं उतरा, बल्कि उस गाड़ी से एक लेडी बाहर उतरी। उस लेडी को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ये गैंगस्टर के लिए काम करती होगी। गाड़ी से बाहर उतरने के बाद वो लेडी होटल के अंदर गई और वहाँ से पैसे का बैग उठा के वापस गाड़ी में आके बैठ गई और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो पुलिस वालों ने अपनी एक प्राइवेट कार से उस गाड़ी का पीछा किया, तो आगे जाकर वो गाड़ी परेल में एक बिल्डिंग के पास रुकी। वहाँ से उतरकर वो लेडी उस बिल्डिंग के अंदर जा पहुँची। बाद में पुलिस वालों ने उस बिल्डिंग के अंदर अपनी जो लेडी कांस्टेबल्स वगैरह होती है उनको ऑब्जर्वेशन के लिए लगा दिया और पुलिस वालों को पता चला कि जिस घर में वो लेडी रहती है उस घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन का कनेक्शन लिया हुआ है। उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने MTNL के 2 टेक्नीशियंस को वहाँ उस रूम में भेज दिया। वो टेक्नीशियन जो थे उन्होंने उस लड़की को बताया कि हम MTNL कंपनी की तरफ से रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आए हुए हैं। बाद में उन MTNL के टेक्नीशियंस ने वह जो टेलीफोन की लाइन थी उसके साथ एक और पैरेलल लाइन डाल दी। अब इस पैरेलल लाइन पे जो भी बातचीत वो लैंडलाइन पे होती थी वो सब बातचीत पुलिस वाले सुना करते थे। MTNL के टेक्नीशियंस ने पुलिस को ये भी बताया कि उस घर के अंदर एक लड़की और एक 23-24 साल का नौजवान लड़का रहते हैं। उस घर में ये जो 24 साल का नौजवान लड़का रहता था उसका नाम संतोष नाइक था और वो सुरेश मंचेकर के लिए काम करता था। ये बात जो है बाद में सामने आई, लेकिन पुलिस वाले जब इनकी बातें लैंडलाइन पे सुनते थे तब वो सुनते थे कि संतोष नाइक उस लैंडलाइन से कॉल करके आसपास के रेस्टोरेंट से खाना मंगाता था, मेडिकल से दवाइयाँ मंगाता था और इसके साथ ही वहाँ नज़दीक एक वीडियो पार्लर था उसी एरिया में। उस वीडियो पार्लर से वो जो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट या ब्लू फिल्में होती है उसकी वीडियो कैसेट्स भी मंगाता था। लेकिन संतोष नाइक जो था वो सुरेश मंचेकर से बात करते समय सुरेश मंचेकर का या खुद का असली नाम नहीं लेता था, वो सुरेश मंचेकर को भाऊ कह के बुलाता था। इसी के साथ साथ पुलिस के जो ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग थे या वहाँ जो लेडी कांस्टेबल्स लगाई गई थी उनके द्वारा पुलिस को यह भी पता चला कि उस बिल्डिंग में और भी कई सारी लड़कियों का आना जाना लगा रहता है जो सुरेश मंचेकर के लिए काम करती है। पुलिस वाले संतोष नाइक और सुरेश मंचेकर की जो बातचीत होती थी उस लैंडलाइन फ़ोन को कंटिन्यूसली सुनते रहते थे, लेकिन उसमें कहीं पे भी संतोष नाइक या सुरेश मंचेकर दोनों में से कोई किसी जगह का नाम नहीं लेते थे या अपने ओरिजिनल नाम लेके बात नहीं करते थे। तो पुलिस ने डिसाइड किया था कि जब तक पुलिस को सुरेश मंचेकर के रिलेटेड कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता लिंक नहीं मिलता तब तक वो संतोष नाइक को भी अरेस्ट नहीं करेंगे। साल 2002 के एंड में संतोष नाइक ने एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करना भी शुरू कर दिया था जिसकी जानकारी पुलिस को हो गई थी। तो पुलिस वाले वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी उसकी मदद से संतोष नाइक मोबाइल फ़ोन पे जो भी बातचीत करता था वो कंटिन्यूसली सुना करते थे। तो एक बार संतोष नाइक किसी गैंग मेंबर से या विक्टिम से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसने सामने वाले से कहा कि कुछ देर में मैं ये कॉल भाऊ को फॉरवर्ड कर दूंगा। अब इस कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में पुलिस वालों ने जब उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पूछताछ की तो कंपनी वालों ने बताया कि ये जो नंबर है ये प्रीपेड नंबर है और इस पे कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई है। उसके बाद पुलिस को ये शक हुआ कि जिस नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है तो संतोष नाइक और सुरेश मंचेकर इस बातचीत के वक्त एक दूसरे के साथ ही थे। अब पुलिस वालों ने अपना जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था वो थोड़ा इम्प्रूव किया और सुरेश मंचेकर जो मोबाइल नंबर यूज़ करता था उसकी जानकारी भी पुलिस के पास आ गई थी। इसके साथ साथ उसके गैंग में 2-3 लोग और थे जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते थे, तो उन सब की बातें पुलिस वाले सुना करते थे। सुरेश मंचेकर जो था वो कभी बेंगलोर कर्नाटक की बॉर्डर पे जाके, कभी गोवा में जाके
बातचीत कर लेता था। बातचीत करने के बाद वो सिम कार्ड फ़ोन से हटा लेता था और एक सिम कार्ड वो ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं करता था। एनकाउंटर होने से कुछ दिन पहले सुरेश मंचेकर जो था वो आम का व्यापारी बन के शशि शिंदे के नाम से रह रहा था गोवा के आसपास। इसके पीछे की वजह ये थी कि देवगढ़ तहसील में मंचे नाम का एक गांव है, तो उस मंचे गांव का रहने वाला, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला ये मंचेकर था। वो जहाँ पे आम का व्यापार बड़े लेवल पे होता है, तो उसको इस व्यापार के बारे में अच्छी जानकारी थी, अच्छी नॉलेज थी। उसी का फ़ायदा उठा के वो आम का व्यापारी बन के शशि शिंदे के नाम से रहता था। इसके कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले सुरेश मंचेकर गैंग के लोगों की जो बातचीत सुनते थे, उसमें पुलिस ने ये सुना कि गैंग का एक आदमी किसी से फ़ोन पे कह रहा था कि मैं भाऊ से मिलने जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लौटूंगा। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को कोल्हापुर एसटी डिपो के पास उज्जवलदीप होटल के वहाँ सुरेश मंचेकर एनकाउंटर में मारा गया। 15 अगस्त 2003 को सुरेश मंचेकर का एनकाउंटर हो गया, जिसके ठीक 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 2003 को संतोष नाइक को परेल की उस बिल्डिंग से गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2002 में बिल्डर महेंद्र खानविलकर को सुरेश मंचेकर गैंग की तरफ से या संतोष नाइक की तरफ से जो धमकी दी गई थी और परेल में जो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उस केस का फैसला 2011 में आया और उसमें लक्ष्मीबाई मंचेकर, जो कि सुरेश मंचेकर की मां थी, उसका भी नाम शामिल था। लेकिन उस केस में गवाह मुकर गए थे, इसलिए 2011 में सुरेश मंचेकर की मां को उस केस में कोर्ट ने बरी कर दिया। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़ती है अपने आरोपियों को ढूंढने के लिए। कहने को ये काम बहुत आसान लगता है कि पुलिस ने किसी को पकड़ा और पकड़ के एनकाउंटर कर दिया, लेकिन ऐसे शख्स जो 1.5 साल पुलिस को चकमा देते रहते हैं, उसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। आजकल शायद इतना मुश्किल नहीं है। उस समय पे टेक्निकल इंटेलिजेंस इतनी मजबूत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन फ़ोन के इस्तेमाल से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लगातार बैठ के उनकी बातचीत सुननी पड़ती थी, उसके आगे एक्शन लेना पड़ता था, वो भी इस तरीके से कि किसी को पता नहीं चले। लेकिन फिर भी पुलिस बहुत रम्य से मेहनत से काम करती थी। आजकल तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ढूंढो और आरोपी को पकड़ लो। लेकिन वो समय कुछ और था। आज का एपिसोड बनाने का मतलब यही था कि अगर क्रिमिनल अपराधी जो हैं वो पुलिस से एक कदम रहते हैं, तो पुलिस भी उनसे एक कदम आगे रहती है। कहते हैं पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं बच सकते। सो दोस्तों, ये आज का एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर दीजिए। हमने आपको 783 एपिसोड में वादा किया था कि नई कोई इन्फॉर्मेशन सुरेश मंचेकर की आएगी, आपके साथ साझी करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन आई और एक बार फिर हमारा दिल से धन्यवाद हमारे सहयोगी संदेश को, जो रोज़ हमसे बात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके प्लानिंग करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो उनकी मदद से ये इतना बड़ा एपिसोड बना। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये अंडरवर्ल्ड के किस्से कभी ख़त्म होने वाले नहीं। कोई ना कोई नई बात किसी ना किसी नए सोर्स से सामने आ जाती, और कुछ नई तस्वीरें भी आपको आज हमने दिखाई जो पहले कहीं सामने नहीं आई थी किसी एपिसोड में। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहा तो इसी तरह हम एपिसोड बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।